कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, तो आज फिर से हम अपने फिजिक्स की टॉपिक को लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। जो रिफ्लेक्शन का जो पार्ट 2 है, आज वो मेरा स्टार्ट होगा। और इसमें प्रोबेबली रिफ्लेक्शन का जो भी आपका पार्ट है, वो सारे के सारे पार्ट्स आपके थ्योरी के कम से कम क्लियर हो जाएंगे, ताकि जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसके सोल्व करने की जो अप्रोचेज हैं, वो सारी की सारी जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करें। तो जो सबसे पहला केस है मेरा, वो सबसे पहला केस मेरा क्या है? जब ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो। आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी सन रे के लिए, जिसमें मेरा पेपर बर्न हो रहा था, याद है वो? ठीक चीज़ वही वही यहाँ भी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से है, इन्फिनिटी पे है, और जब कोई ऑब्जेक्ट का जो लाइट है, जब वहाँ से इन्फिनिटी से जब लाइट अगर आएगा, तो वो लाइट आपको कैसा रिजेंबल होगा? वो लाइट आपको पैरेलल रेज के रूप में रिजेंबल्स होगा, क्योंकि वो बहुत दूर से आ रहा है। इतनी दूर से आ रहा है कि आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि उन मतलब रेज के बीच की जो डिस्टेंस है, दो रेज के बीच की, क्या वो इवन है या ऑड है, क्या वो एक ही समान है या एक समान नहीं है। कहने का सेंस ये है। तो वैसे केस में हम क्या करते हैं, जो इन्फिनिटी का रे है, वो आपको जो रिजेंबल होता है, वो कैसा रिजेंबल होता है? वो एक पैरेलल रेज के रूप में रिजेंबल्स होता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सपोज किया ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे अगर है, कहीं इन्फिनिटी पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी से रे आ रही है। क्या कहा? इन्फिनिटी से जो रे आएगी, वो रे कैसा होगा? अगर इन्फिनिटी से कोई रे आएगी तो वो रे कैसा आपको रिजेंबल होगा? पैरेलल रेज आपको लगेगा, ठीक है। अब जब देखिए, जब आपको ये पैरेलल रेज के जैसा लगेगा, तो देखते हैं इसका रे डायग्राम क्या पॉसिबल है। आपको सारे केसेस बताए थे, किन्हीं दो केस को लेकर के आपको इसका रे डायग्राम करना है और देखना है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। क्या कहा? पैरेलल रेज आएगा, तो हम पैरेलल रे को पहले भेज के देखते हैं क्या होता है। देखिए, एक पैरेलल रेज हमने ये भेजा, ठीक है। ये पैरेलल रे जब मेरा मिरर के सरफेस पे गया, ये कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर अगर ये है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा? इनवर्ड नेचर का होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा? इनवर्ड नेचर का। आउटर सरफेस कैसा रहेगा? पॉलिश्ड रहेगा। ये सब तो क्लियर है। तो जब ये रे आई, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के किसी एक पॉइंट पे ये रे क्या करेगी? जाकर के स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करने के बाद क्या करेगी? ये बाउंस बैक करेगी। और अगर रे पैरेलल हो, तो वो कहां से बाउंस बैक करती है? फोकस के थ्रू बाउंस बैक करती है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको फोकस के थ्रू बाउंस बैक कराएंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, सिमिलरली जो ये दूसरी रे है, अगर इस रे को अगर हम देखें, इस सेकेंड रे को देखें, तो ये भी क्या करेगी? ये जो सेकेंड रे है, ये भी पैरेलल रे है। ये भी किसके थ्रू वापस जाएगी? ये भी मेरी जाएगी फोकस के थ्रू वापस। तो देखते हैं फोकस के थ्रू इसको भी भेजते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो देखिए, एक्चुअल हम क्या देख रखे हैं कि जो मेरा जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ऐसे केस में, वो कहाँ पे हो रहा है? मेरा जो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है,
अगर मैं ये कहूं कि ये मेरा ऑब्जेक्ट ए बी मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे था, एट इन्फिनिटी। कहाँ था, इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट का पोजीशन। और जो इमेज जो मेरा बना है वो कहाँ बना है, एट फोकस। जहां ये दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वही इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो मेरा रे कहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ फोकस पे, तो मेरा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, एट फोकस। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है साइज ऑफ इमेज की। साइज ऑफ इमेज देखिए क्या है, यहाँ ए बी इसकी साइज है, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है, बस केवल एक पॉइंट है। तो इसका जो साइज है वो कैसा हो जाएगा, पॉइंट साइज कह लीजिए, या इसको क्या कह सकते हैं, बहुत 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 ही छोटा, मतलब हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, हाईली क्या कहेंगे, डिमिनिस्ड कहेंगे। अब देखिए ये जो मेरा इमेज जो बना है वो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में है या उसके बैक में है, क्या देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में है। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में हो तो उसका एग्जिस्टेंस कैसा होगा, रियल। कैसा होगा, रियल। तो कैसा इमेज मेरा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। ठीक है, यहां भी हमने देख लिया कि रियल इमेज मेरा बनेगा, रियल। और फ्रंट में कैसा इमेज बनता है, एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए ये तो था मेरा पहला केस। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब मेरा ऑब्जेक्ट का पोजीशन बियॉन्ड सी हो, कहां हो, बियॉन्ड सी हो। अब बियॉन्ड सी वाला केस जरा हम देखें कि मेरा जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो कहां है। अगर मेरा बियॉन्ड सी पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें, मतलब बियॉन्ड सी कहने का अर्थ क्या है, सी से थोड़ा सा बाहर अगर रखें, सी से कुछ दूरी पर रखें, जो कि इन्फिनिटी से क्या हो, पास हो, इन्फिनिटी नहीं हो लेकिन सी से बियॉन्ड हो, तो मेरा जो इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा और किस साइज का होगा, क्या नेचर होगा, वो हमें देखना है। ठीक है, चलिए तो इसे मैं थोड़ा पहले रब करता हूं। ये मेरा फोकस हो गया। ठीक है, क्या कहा, ऑब्जेक्ट अब हम कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड सी, मतलब सी के थोड़ा सा बाहर। तो बियॉन्ड सी, ये ऑब्जेक्ट अगर मैं यहां रख लूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सपोज किया इसे मैंने ए पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को क्या लिया, बी पॉइंट। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है। चलिए हमें इसके थ्रू क्या करनी है, अपने इमेज फॉर्मेशन को देखना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने ये पढ़ा है कि जो मेरा इमेज फॉर्मेशन होता है हमें किसी भी दो रूल को फॉलो करना होता है इसे बनाने के लिए। तो क्या देख रखे हैं, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ए बी। ए बी से मुझे कोई दो रूल को फॉलो करानी है, जितनी रूल्स आपको बताई गई हैं। उसमें से एक रो को हम, एक जो रूल है वो क्या लिया कि एक पैरेलल रे आती है, अगर वो मिरर पे स्ट्राइक करती है तो वो कहाँ से बाउंस बैक करेगी, अगर कोई मेरी पैरेलल रे अगर आएगी तो वो बाउंस बैक कहाँ से करेगी, वो बाउंस बैक करेगी फोकस के थ्रू। तो चलिए इसे हम फोकस के थ्रू बाउंस बैक कराते हैं, देखते हैं कहाँ इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फोकस के थ्रू बाउंस बैक की, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए सेकेंड केस क्या कहता है, एक और जस्ट इसका रिवर्स हमने पढ़ा था कि अगर कोई रे फोकस के थ्रू जाएगी तो मतलब स्ट्राइक करने के बाद क्या करेगी, वो
एक पैरेलल रे के रूप में बाहर चली आएगी। तो चलिए इसे अब फोकस के थ्रू भेजते हैं। पहले देखिए, जब ये रे मेरी फोकस के थ्रू जब जाएगी तो ये वापस कैसे आएगी? स्ट्राइक बैक के बाद एक पैरेलल रे के रूप में आएगी। मींस इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या करेगी? पैरेलल रे के रूप में आएगी। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे के बराबर में क्या होता है, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये वापस आई, क्लियर है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने अपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा। ठीक है, जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा तो हमने पहले रे को कैसे भेजा? एक रे भेजा जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था। अगर एक रे मेरा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा और मिरर पे अगर वो स्ट्राइक करेगा तो वो जो लौटेगा तो वो किस तरह से लौटेगा? थ्रू फोकस लौटेगा। सिमिलरली दूसरा रूल क्या था? अगर मैं रे को थ्रू फोकस भेजूं और वो मिरर को अगर स्ट्राइक करेगा तो वो लौटेगा तो क्या करेगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। अब देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है? यहाँ, यही है ना इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो मेरा जो इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो कहां होगा? सो देखिए यहां होगा मेरा इमेज फॉर्मेशन। देखिए ये वाला तीर के नोक वाला ऊपर पोर्शन जो है वो यहां आया, फिर वही ऊपर पोर्शन यहां आया, तो ऊपर पोर्शन अब यहां चला आया। अगर आपको ये लग रहा होगा इन्वर्टेड कैसे हो गया, तो देखो अगर इसे मैं यहाँ पे अगर कोई एक सिंबल दे दूं कि ये है, तो ये क्या करेगा? ये जो सिंबल है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहले यहाँ आएगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा? यहाँ पे चला आएगा। तो हम क्या देखेंगे कि मेरा इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा है ये क्या है? एफ है। तो मेरा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? बिटवीन सी एंड एफ। हो जाएगा बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में हो जाएगा। ठीक है, चलिए साइज की बात करते हैं। देखिए ए बी और ये क्या हो गया? बी डैश और ए डैश। तो ये बी डैश ए डैश का जो साइज है और बी ए का साइज, इन दोनों को देखने से क्या लग रहा है कि बी डैश ए डैश क्या है? छोटा है। जब ये छोटा है तो क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड। ठीक है, क्लियर है। चलिए इससे आगे एक और बात करते हैं। अब इसमें आता है इसका नेचर का। अब देखिए ये जो मेरा इमेज है ये मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बैक में है? तो हम क्या देख रहे हैं? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? फ्रंट में। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में कोई मिरर हो तो उसकी एग्जिस्टेंस कैसी होगी? रियल होगी। कैसी होगी? रियल होगी। बताया था ना। चलिए बस केवल एक चीज आप सिंपली सोच लो कि आखिर फ्रंट में है तो रियल क्यों है, और इसको याद करने का एक छोटा सा आप एग्जाम्पल रखिए। आप ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़े हैं, मिरर के आगे खड़े हैं, ठीक है। आप अपनी इमेज को मिरर में देखते हैं। मिरर के सरफेस से जो रिफ्लेक्ट करता है, जो इमेज आपको देता है, उसके आगे आप हो या मिरर के पीछे आप रहते हो? आप कहाँ रहते हो? मिरर के फ्रंट में। जब मिरर के फ्रंट में रहते हो तो आपका एग्जिस्टेंस तो है ना, मतलब आपका एग्जिस्टेंस क्या हो गया? रियल। लेकिन जो चीज आपका जो इमेज फॉर्मेशन जो उसके अंदर हो रहा है, सेम जैसे आप है वही चीज आपको मिरर में दिखती है। तो जो आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ होता है? मिरर के पीछे साइड होता है, बैक साइड में होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो आपका इमेज है, क्या आप उसे रियल उसका एग्जिस्टेंस है? नहीं है। आप कहोगे सर वो तो मिरर में है, कैसे आप कह रहे हो कि वो बैक में है? तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल करके देख लेना। किसी मिरर के सामने, किसी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होना। पहले क्या करना कि आगे की तरफ बढ़ना। आगे की तरफ जितना आप बढ़ोगे आपको लगेगा कि वो इमेज भी मिरर की तरफ आ रहा है। आप जितनी दूर जाओगे आपको दिखेगा क्या कि वो मिरर क्या है, उतनी ही मतलब कि पीछे साइड हट रहा है, अंदर में मिरर के इनसाइड पीछे हट रहा है। मतलब क्या है, मिरर के बैक में है तभी तो मिरर के पास आता है और मिरर के दूर जाता हुआ आपको दिखाई देता है। तो वही चीज यहां भी है। अगर फ्रंट में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है तो कैसा इमेज? रियल इमेज, ठीक है। अगर बैक में है तो कैसा इमेज? जो रियल नहीं है वो कैसा हो जाएगा? वर्चुअल हो जाएगा। तो रियल इमेज पॉसिबल है। और उसके बाद क्या देख रहे हैं? इन्वर्टेड है। तो कैसा हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये सेकेंड कंसेप्ट भी शायद आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब इसी का तीसरा केस, एट सी वाला केस हम लेते हैं। जब मेरा इमेज जो है
वो कहाँ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। जब मेरा इमेज कहाँ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। चलिए, जब मेरा इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो एक इमेज हम ड्रॉ करते हैं जिस जो कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, फिर से देखना है, ये जो मेरा इमेज है इसे हमने ले लिया ए बी, इमेज नेमिंग कर दिया। अब देख रहे हैं कि ये जो ए बी है ये कहाँ पे मेरा आएगा। ठीक है, फिर से कोई दो रूल लगाएंगे। जैसे पहला रूल हमने क्या कहा, अगर पैरेलल रे भेजेंगे तो वो क्या होगा, फोकस के थ्रू निकलेगा। दूसरा, अगर फोकस के थ्रू भेजेंगे तो कहाँ से जाएगा, बाउंस बैक करने के बाद में सेम पैरेलल क्या करेगा, सेम पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस वो निकल जाएगा। तीसरा, अगर किसी को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजूं किसी लाइन को तो वो सेम उसी पाथ पे रिटर्न बैक हो जाएगा जिस पाथ पे वो गया होगा। चौथा, अगर मैं डायरेक्टली अगर इस पोल पर अगर डायरेक्टली अगर वो हिट करेगा तो जितनी एंगल बना करके जितना डिग्री उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसी एंगल से वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। क्योंकि वहां पे जो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो कैसा होता है, प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो मेरा स्फेरिकल मिरर का कैसा होता है, नॉर्मल होता है। स्फेरिकल मिरर का कैसा होता है, नॉर्मल का होता है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो नॉर्मल के थ्रू अगर कोई एंगल बना के एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आएगा तो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना करके चला जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन का सबसे बेसिक लॉ है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि मेरा इमेज क्या है, ए बी। इसका हमें देखना है कि इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा। क्या कहा था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे कि एक पैरेलल रे को पहले भेजें। पैरेलल रे को देखते हैं कि वो पैरेलल रे को भेजेंगे तो कहां से जाएगा, वो थ्रू फोकस जाएगा। चलिए हम भेजते हैं थ्रू फोकस। ठीक है, हमने क्या किया, एक पैरेलल रे को भेजा जो थ्रू फोकस मेरा क्या हुआ है, बाउंस बैक हुआ है। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। दूसरा क्या था कि अगर मैं फोकस के थ्रू भेजूं तो वो कहां से निकल जाएगा, अगर मैं फोकस के थ्रू भेजूं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल निकल जाएगा। तो चलिए हम फोकस के थ्रू भेजते हैं।
चलिए तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए मेरा इमेज कैसे बनेगा। हमने यहाँ से एक पैरेलल रे भेजा, ठीक है, और ये पैरेलल रे रिफ्लेक्ट बैक होके कहाँ निकलेगा, थ्रू फोकस। थ्रू फोकस ये चला आया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड केस में हमने क्या किया, थ्रू फोकस भेजा, और जब थ्रू फोकस भेजा तो वो कैसा निकला, पैरेलल रे के थ्रू निकल गया। ठीक है, अब क्लियर होगा। तो क्या देख रखे हैं, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहाँ है, एट सी है। कहाँ है, एग्जैक्ट सी पे है। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, सी पे। ये चीज क्लियर है। तो हम क्या देख रखे हैं कि हमने ये देखा कि जब हम पैरेलल रे भेजे तो वो फोकस के थ्रू निकला, जब फोकस के थ्रू भेजे तो पैरेलल रे निकला। ये तो रे डायग्राम हमें पता है कि यही फॉर्मेशन करने की तरीके हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो मेरा इमेज बना वो क्या बना, यहां पे बी डैश और यहां पे ए डैश। तो जो मेरा इमेज बना, देखो क्या हम देख रखे हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या था, ए बी, इमेज क्या बना, बी डैश ए डैश। तो इमेज कहां पे बना है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना है, तो क्या हो जाएगा, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगा। दूसरा, अब इसके साइज की बात करता है, आप देखो जो साइज यहां है सेम साइज यहां है, तो क्या हो जाएगा, सेम साइज का। ठीक है, और जो ये मेरा इमेज है ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में है, और जब फ्रंट में कोई चीज हो तो उसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज। और कैसा बना, देखिए जस्ट रिवर्स, उल्टा, तो कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तीसरा केस भी पॉसिबल आपको हो गया, तीसरे केस में भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम लेते हैं, 3 केस ले लिया, चौथे केस की बात करते हैं। जब ऑब्जेक्ट मेरा कहां हो, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट जब मेरा बिटवीन सी एंड एफ होगा तो क्या होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां होगा, बिटवीन सी एंड एफ। ये मेरा एफ है, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मेरा क्या होगा, इमेज होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट होगा। चलिए हम करते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं। फिर से क्या कहा, जब ऑब्जेक्ट मेरा बिटवीन सी एंड एफ हो, जब ऑब्जेक्ट मेरा बिटवीन सी एंड एफ हो तो हम क्या करेंगे, पहले आप क्या कीजिए, एक पैरेलल रे भेजिए। चलिए एक पैरेलल रे भेजते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, जितनी चीजें आपको की जा रही है सेम हर जगह एक ही रूल है, आपको केवल उस को फॉलो करना है और ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, आंसर चला आएगा कि कहाँ मेरा इमेज फॉर्मेशन बनेगा। देखिए ये था मेरा, ठीक। दूसरा क्या कहता है, अगर मैं फोकस के थ्रू भेजूं, अगर मैं फोकस के थ्रू भेजूं तो वह कैसा निकलेगा, पैरेलल टू, ठीक है।
देखिए, हमने अपने ऑब्जेक्ट ए बी को कहाँ रखा, बिटवीन सी एंड एफ। सी के बस थोड़ा सा अंदर रख दिया, इसीलिए हम चाहते तो और यहाँ भी रख देते, ज़्यादा क्लियर हो जाता। आप कहीं भी रख सकते हो बिटवीन सी एंड एफ, तो कोई भी जगह रख सकते हो। मैंने सी और एफ के बीच में क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया ए बी को। एक पैरेलल ने भेजा जो क्या किया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाके स्ट्राइक करता है और बाउंस बैक कहाँ करता है, फोकस के थ्रू बाउंस बैक करता है। ठीक है, ये मेरा फोकस के थ्रू बाउंस बैक कर रहा है। सिमिलरली अब दूसरा रे क्या था जो मेरा फोकस के थ्रू गया, वो क्या करेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो निकलेगा। और ये दोनों जो मेरा रे है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये जो पॉइंट जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां से प्रिंसिपल एक्सिस से यहां से लाइन ड्रॉ कीजिए, ये क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश, यही मेरा क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, मेरा जो इमेज जो फॉर्मेशन हुआ वो क्या है, बियॉन्ड सी। क्या है, बियॉन्ड सी। ठीक है, चलिए अब साइज की बात करते हैं। इसकी साइज और इसकी साइज क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा उससे बड़ा हो गया, मतलब कैसा हो गया, इनलार्ज्ड हो गया। ठीक, ये जो इमेज जो मेरी बनी है ये क्या है, ये इमेज है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। जो मेरी इमेज बनी है ये मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, फ्रंट में है। जब ये फ्रंट में है तो इसका जो नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा, रियल नेचर का हो जाएगा। और देख क्या रहे हैं, ये इन्वर्टेड है, तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये केस भी आपको क्लियर होगा। चलिए अब दो केसेस और बचे हैं। पहला है जब मेरा ऑब्जेक्ट कहां हो, फोकस पे हो, तो मेरा इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, हम देखते हैं। ठीक है, हमने क्या बात की, जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये कहाँ होगा, फोकस पे। तो चलिए ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। देखिए यहां पे हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है, फोकस पे है। ठीक है, हमने 4 रूल आपको बताई थी, उसमें से किसी को भी हमको फॉलो करना है। पहला सेम वही करते हैं जो हर जगह कर रहे हैं कि पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस लाइन भेजेंगे, वो किसके थ्रू निकलेगा, फोकस के थ्रू निकलेगा। चलिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन भेजनी है मुझे, जो कहां से निकलेगा, फोकस के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे था, फोकस पे। एक रे ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकली। ठीक, और ये रे क्या हुआ, फोकस के थ्रू बाउंस बैक किया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी हमने क्या पढ़ी थी, देखिए मेरे पास में सारी पॉसिबिलिटी है, मैं वो बनाऊंगा जो सबसे आसान हो बनाने में। पहली क्या थी, मैंने पैरेलल भेजा तो फोकस के थ्रू, अब फोकस के थ्रू ही तो भेजने में फिर नहीं बनेगा ना, तो दूसरी भी बनाने में थोड़ी दिक्कत हमें आएगी। तो हम तीसरे के लिए कंडीशन को सोचेंगे। तीसरा कंडीशन क्या था कि अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू भेजूं इस लाइन को, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू अगर जाए तो वो बाउंस बैक क्या करती है, सेम पाथ पे। चलिए यही काम करते हैं, एक लाइन को सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू भेजते हैं और फिर उसको बाउंस बैक कराते हैं। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे जो मेरी है वो रे क्या हो रहा है, एक रे यहां से गई सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। ठीक, और बाउंस बैक क्या करेगी, सेम पाथ पे। तो फिर से रिटर्निंग इसका किधर हो जाएगा,
सेम पाथ पे इसका रिटर्निंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इस केस में हम क्या देखते हैं, मेरा जो इमेज जो फॉर्मेशन होता था बाउंस बैक करने के बाद दो रे जहां इंटरसेक्ट करता था वहीं पे मेरा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ ये दोनों रे तो मेरी कहीं मिलती हुई दिख ही नहीं रही है। ये कितना भी हम एक्सटेंड करते चले जाएं, धीरे धीरे इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो क्या ये कहीं पे मीट करेगा? ऐसी तो कोई संभावना नहीं दिख रही है मुझे। हाँ, ये कहाँ मीट कर सकता? कहीं इन्फिनिटी में जाके कहीं मीट कर जाए। तो इस केस में जो मेरा इमेज जहां पे मीट करेगा वो जगह क्या होगा? एट इन्फिनिटी। कहां जाके मीट कर जाएगा? इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब देखिए ये धीरे धीरे इसकी साइज क्या हो रही है, यहां देखो, यहां अगर देखेंगे इनके बीच की साइज धीरे धीरे साइज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब जब ये इन्फिनिटी में पहुंचेगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब इसका साइज क्या हो जाएगा? हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, अच्छा इसका नेचर कैसा होगा? देखो मिरर के फ्रंट में बन रहा है तो रियल, और उसके बाद क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड। क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है और ये आई यहां से यहां, तो ये जो तीर वाला जो पोर्शन है वो कहां आएगा? कहीं ना कहीं नीचे आएगा। नीचे आने का क्या अर्थ हो गया? कि वो इन्वर्टेड नेचर का होगा। मतलब कैसा हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ये क्लियर है? ये 5 केस तो क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और ये जो प्रिंसिपल फोकस है और पोल है इन दोनों के बीच में अगर मेरा ऑब्जेक्ट हो तो मेरा इमेज फॉर्मेशन कहां होगा? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? यहां तक क्लियर है? चलिए ये केस हमारा देखिए क्या कहता है कि जब ऑब्जेक्ट मेरा कहां हो? बिटवीन एफ एंड पी, मतलब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट हो। तो हमने एक ऑब्जेक्ट ए बी को यहां पे प्लेस कर दिया बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये इमेज मेरा कहां फॉर्मेशन होगा। हमने क्या पढ़ा था? अगर मैं एक रे को थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर भेजूं तो वो रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ही क्या करेगा? वापस आ जाएगा। तो एक ये रे हमने भेजा सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। ठीक है, ये रे क्या करेगा? थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ही फिर से वापस मेरा आ जाएगा। ठीक है, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ही क्या करेगा? वो वापस हो जाएगा। तो हम क्या देख रखे हैं? एक तो ये हो गया। सेकेंड रे को हमने क्या किया? सेकेंड में हमने क्या पढ़ा है कि जो अगर मैं थ्रू फोकस, अगर किसी रे को थ्रू फोकस अगर भेजूं तो वो रे क्या करता है? आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट विल बाउंस बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बाउंस बैक करेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखना है कि इसका इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा है। देखो ये रे जो लौटी यहां है, ये यहां है, क्या ये दोनों आपको कहीं भी जाकर के मिलता हुआ दिखेगा? नहीं दिख रहा है। जब कहीं जाकर के मिलता हुआ नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे? इसे अदर बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करो? पीछे के डायरेक्शन में क्या करना है? हमें इसे एक्सटेंड करना है। तो चलिए हम एक्सटेंड करते हैं। इस लाइन को हमने एक्सटेंड किया कुछ यहां तक। इस लाइन को हमने जो रिफ्लेक्टिंग जो लाइन है, जो मेरा रिफ्लेक्टिंग रे है, उसको जब हम अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हम क्या पा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं यहां जाके मीट कर रहा है। तो मेरा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहां हो जाएगा? यहां पे ए डैश बी डैश। तो हम क्या देख रखे हैं? इस केस में मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहां है? बिटवीन एफ एंड पी। लेकिन जो मेरा इमेज है वो इमेज कहां हो रहा है? बिहाइंड द मिरर। कहां है? बिहाइंड द मिरर। अब देखो जैसे ही बिहाइंड द मिरर की बात आई तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? रियल तो नहीं रहेगा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? वर्चुअल। और देखो यहां जो मेरा ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है सेम ऐसा ही यहां दिख रहा है। मतलब यहां तो इन्वर्टेड नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? वर्चुअल, और साथ में कैसा रहेगा? इन्वर्टेड वो नहीं रहेगा। मतलब कैसा रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधा है ना वो, उल्टा तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बात आती है साइज की। देखो देखने से पता लग रहा है ए बी और ए डैश बी डैश में अंतर है।
तो क्या हो जाएगा, ये उससे बड़ा साइज का है। जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है, ये इमेज मेरा ऑब्जेक्ट के साइज से कैसा है, बड़ा है। तो कैसा हो जाएगा, इनलार्ज्ड। कैसा हो जाएगा, इनलार्ज्ड, मतलब उससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको क्लियर हो गई। चलिए अब इसी चीज को आपके दिमाग में एक चीज होगा कि सर ठीक है, ये तो रे डायग्राम से था, अगर ये 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में हो तो मैं इसे बनाऊं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन अगर आ जाए, एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं इसका कैसे आंसर करूंगा। ये तो हमें थोड़ा सा याद रखने के लिए कोई तो ट्रिक होना चाहिए सर, कि इतना बड़ा है, मैं इसे ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए वहां बना करके अपने 5-6 मिनट तो बर्बाद नहीं कर सकता। 5-6 मिनट अगर मैं यहाँ दूंगा, ऑब्वियसली मेरे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन उससे क्या होगा, मेरा टाइम किल हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो टाइम सेविंग भी एक प्रोसीजर है जो मुझे साथ साथ फॉलो करनी। तो हमने क्या कहा, चलिए कॉन्केव मिरर बनाना था। अब ये ट्रिक देखिएगा, बहुत आसान से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ पोल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। चलिए ये कैसा है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये है इनवर्ड है। इनवर्ड मतलब कैसा है, ये कॉनकेव है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, कितने पॉसिबल हैं जगह जहां पे मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकता हूं। देखिएगा 1 बाय 1, अगर ये मेरी इन्फिनिटी है तो एक तो मैं इन्फिनिटी पे रख सकता हूँ। दूसरा आप ये कहेंगे सर मैं बियॉन्ड सी रख सकता हूँ, मतलब सी के बाहर। तीसरा कहेंगे कि सर मैं सी पे रख सकता हूँ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख सकता हूँ। चौथा बिटवीन सी एंड एफ पे मैं ऑब्जेक्ट को रख सकता हूँ। पांचवा मैं एट फोकस रख सकता हूँ। छठा मैं बिटवीन एफ एंड पी रख सकता हूँ। यही है, यही मेरे पॉसिबल प्लेसेस है जहां मैं क्या कर सकता हूं, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकता हूं। ठीक है, चलिए हम मिरर से डिस्टेंस के हिसाब से लिखते हैं, मिरर से कौन कितनी दूरी पे है उसके हिसाब से लिखते हैं नंबर वाइज। जो पहला है, याद रहे हम पहले को 0 से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से। ये 0 नंबर पे है, ये कहाँ है, 1 पे है, ये 2nd नंबर, 3rd नंबर, 4th नंबर, 5th नंबर, सेम यही चीज है। अब इसी चीज को हम यहां भी इंडिकेट कर देंगे। जहां इन्फिनिटी पे क्या था, ऑब्जेक्ट 5, ये 4 पे, ये 3 पे, ये 2 पे, ये 1 पे, और ये 0 पे। क्लियर है। क्या कहा था आपको, पहले भी मैंने ये बताया हुआ है कि जो मेरा 0 होता है ये अपने आप में ही अजूबा चीज होता है। किसी नंबर के आगे लग जाए कोई वैल्यू नहीं है, किसी नंबर के अगर बाद लग जाए तो उसे 10 टाइम्स बड़ा कर दे। सपोज 1 है, उसके आगे 0 लगा दे, 0 1, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर 1 के बाद 0 लगा दे तो क्या हो जाएगा, 10, डबल 0 लगा दे 100। लेकिन अगर उसके बाद किसी नंबर के बाद डेसिमल रख के 0 रखे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके बाद फिर कोई नंबर चलाया डेसिमल में तो उसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे 1.0 वो 1 के इक्विवेलेंट है, लेकिन 1.01 वो 1 से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो ये 0 अपने आप में इसका नेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जिसका नेचर हमेशा चेंजिंग हो वो कुछ भी कर सकता है, तो मतलब क्या, वो कहीं ना कहीं किसी रूल को फॉलो नहीं करेगा, मतलब वो किस केस का हो जाएगा, एक्सेप्शन केस में आएगा। मतलब ये जो 0 वाला मेरा है ये कैसा हो जाएगा, एक्सेप्शन नेचर में आएगा। तो इस 0 को हम नहीं कंसीडर करेंगे और बाद बाकी को हम देखेंगे। 5 4 3 2 1, देखिए 5 4 3 2 1। एक बार रिवर्स ऑर्डर लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। ये क्या था मेरा, ये हमने ऑब्जेक्ट के लिए लिखा था, और ये मेरा क्या हो जाएगा, इमेज के लिए हो जाएगा। मतलब यहाँ जो मेरा इमेज फॉर्मेशन होगा जो 5 वाले के केस में, वो कहाँ पे हो जाएगा, 1 पे, ये 4 2 पे, 3 वाला 3 पे ही, 2 वाला 4 पे, और ये वाला 1 वाला कहाँ पे, 5 पे। ठीक है, तो देखिए क्या था, 5 वाला 1 पे, मतलब 5 क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो उसका इमेज कहाँ होगा, 1 पे, मतलब कहाँ होगा, एट फोकस।
है, क्लियर। सेकेंड, ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है, बियॉन्ड सी 4, तो इमेज मेरा कहाँ होगा, सेकेंड पे, मतलब बिटवीन सी एंड एफ। चलिए थर्ड, थर्ड कहाँ है, एट सी, तो इमेज कहाँ होगा, एट सी, क्लियर है। सेकेंड पे जो है वो कहाँ है, बिटवीन, इमेज जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, तो इसका इमेज कहाँ होगा, 4 पे, 4 कहाँ है, बियॉन्ड सी, मतलब इमेज कहाँ हो जाएगा, बियॉन्ड सी। चलिए ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है, 1 पे, 1 मतलब कहाँ, एट एफ, फोकस पे, तो इमेज इसका कहाँ होगा, 5th पे, 5th मेरा कहाँ है, एट इंफिनिटी, क्या हो जाएगा, एट इंफिनिटी। ये क्लियर है। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जो जीरो वाला केस है वो क्या था, वो तो एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन मतलब क्या, वो कुछ इन सबसे अलग होगा। इन सबसे अलग क्या है, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, ये सारे के सारे रियल इमेजेस आ रहे हैं, क्योंकि सबका क्या है, सब फ्रंट में बन रहा है ना, मिरर के फ्रंट में बन रहा है, मतलब ये सब क्या है, रियल है। जब ये रियल है तो ये क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और अब देखना है इसके साइज के बारे में। और जीरो जो क्या है वो एक्सेप्शन है, मतलब इसका इमेज तो क्या रहेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो रहेगा रियल, लेकिन जो इसका इमेज बनेगा एक्सेप्शन है, तो कहाँ चला जाएगा वो, बिहाइंड द मिरर। ये क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर। अब देखते हैं साइज के बारे में। केवल अब एक यही बच गया कि साइज ऑफ इमेज सर आपने कैसे लिख लिया इस ट्रिक से। अब देखो 5 और सबसे पहले देखते हैं 3 और 3 इक्विवेलेंट है, मतलब किस साइज का है, सेम साइज का। 4 और 2 क्या है कि ठीक है सर, 4 जो है वो बड़ा है और 2 जो है वो छोटा है। हमें किसकी साइज लिखनी है, साइज ऑफ इमेज लिखनी है। तो इमेज के बारे में क्या करा कि सर 2 जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, 2 मतलब उसका क्या है, आधा है, हाफ है, तो क्या हो जाएगा, ये डिमिनिश हो जाएगा। अब अगर 1 और 5 को कंपेयर करो तो 1 क्या है सर, 5 से बहुत 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 छोटा है, मतलब उसका 1/5 है। ये 5 का 1/5 वैल्यू 1 है, मतलब ये क्या है सर, ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, मतलब क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है। यहाँ क्या है, जो मेरा 4 है वो 2 से क्या है, ग्रेटर है। जब ग्रेटर है 2 टाइम्स है सर, तो क्या हो जाएगा, इनलार्ज। लेकिन यहाँ फिर 1 और 5, ये 5 जो है 1 से सर बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, 5 टाइम्स ग्रेटर है, मतलब कैसा है, हाईली इनलार्ज है। केवल एक केस आपको याद रखनी है, ये जीरो वाला जो बिहाइंड द मिरर बनेगा वो कैसा बनेगा, इनलार्ज नेचर का बनेगा। तो आपको याद हो जाएगा कॉनकेव मिरर में। आई होप अब आपको कोई भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में आपको सबसे पहले क्या सिखाया था, ये जो कॉन्वेक्स वर्ड है आपको इसके लास्ट में देखिए ई एक्स वर्ड जुड़ा हुआ है। एक्स जो प्रीफिक्स है इसका मीनिंग क्या होता है, आउट, मतलब ऐसा वर्ड जो जिसका मीनिंग क्या है, आउट। मतलब क्या हो जाएगा, आउट कहने का सेंस क्या है कि ये जो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। तो हमने एक मिरर लिया जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है मेरा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब इसके बाद हमने क्या कहा कि ये अगर मेरा कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें हम ड्रॉ करेंगे कि मेरा फोकस कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए आपको क्या क्या बताया है कि जो मेरा लेंस है वो एक इमेजिनरी स्फीयर डेवलप करेगा, एक इमेजिनरी सर्कल डेवलप करेगा। उसका जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये मेरा पोल है, ये मेरा प्रिंसिपल फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए इस केस में दो ही चीज पॉसिबल है। हम क्या देख रहे हैं, मेरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस साइड है, लेकिन जस्ट अपोजिट इस साइड मेरा क्या है, यहाँ पे बिहाइंड द मिरर मेरा जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें बिहाइंड द मिरर मेरा बनता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तो बात आएगी नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा क्या है, ये है, और इस साइड क्या है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ केवल दो केसेस पॉसिबल हैं। पहला केस ये कि जब ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ हो, एट इंफिनिटी, मतलब कि इंफिनिटी पे मेरा ऑब्जेक्ट हो। और दूसरा केस मेरा क्या है कि जब मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है ये इंफिनिटी और पोल इन दोनों के कहाँ हो, बीच में लाई कर रहा हो। ठीक है, दो ही केसेस पॉसिबल है, एक जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इंफिनिटी पे हो, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी और पोल के बीच में लाई कर रहा हो। ठीक है, केवल और केवल दो ही केसेस में पॉसिबल है। क्यों दो केस पॉसिबल है ये आपको हमने बताया, क्योंकि इसका प्रिंसिपल फोकस
और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब कहाँ है, बिहाइंड द मिरर है। और जहां बिहाइंड द मिरर की बात आ गई वहां रियल कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। जब ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल और केवल दो केसेस पॉसिबल है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, हमें यही देखना है। क्या कहा था, सेम रूल फॉलो करना है। अगर कोई पैरेलल लाइन जाएगी तो वो स्ट्राइक करने के बाद में प्रिंसिपल फोकस के थ्रू निकल जाएगी, और अगर कोई प्रिंसिपल फोकस के थ्रू जाएगी तो वो स्ट्राइक करने के बाद क्या करेगी, पैरेलल निकल जाएगी। तो देखते हैं इन्फिनिटी पे अगर कोई चीज है तो इन्फिनिटी से अगर कोई अगर रे अगर आ रही है तो वो आपको कैसा रिजेंबल होगा, पैरेलल रिजेंबल होगा। तो हमने वही किया, इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, वहां से दो पैरेलल ले लिया, ठीक है, एक पैरेलल ले ये, दूसरा ये। तो ये कहा यहाँ पे स्ट्राइक किया और बाउंस बैक क्या किया, थ्रू फोकस। चलिए सेकेंड केस में ये पैरेलल ले, यहाँ स्ट्राइक किया और बाउंस बैक कहाँ किया, थ्रू फोकस। तो देखिए ये दोनों रे जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एट फोकस। ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है, ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, एट इंफिनिटी, ठीक है। इमेज पोजीशन मेरा कहाँ है, एट फोकस, ठीक। इसके बाद ये जो साइज है मेरा, साइज की बात करते हैं। देखिए यहां साइज देखिए और यहां जो इंटरसेक्शन क्या है, बहुत ही छोटा, किस साइज का है, पॉइंट साइज का है। किस साइज का है, पॉइंट साइज का। ये केवल एक पॉइंट फॉर्मेशन हो रहा है, पॉइंट साइज, जिसको क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ज्यादा छोटा, इतना छोटा है कि वो पॉइंट साइज का हो गया, ठीक है। नेचर कैसा है अब ये देखना है। देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट अपोजिट है, मतलब वो कैसा है, बिहाइंड द मिरर है। जब अगर बिहाइंड द मिरर की बात आती है तो इमेज कैसा बनता है, बिहाइंड द मिरर तो कभी रियल इमेज बनता नहीं है, मतलब कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल। और जब वर्चुअल बनेगा तो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। तो क्या देख रहे हैं, सेकेंड केस में देखिए क्या पॉसिबिलिटी थी, आपको मैंने बताया दो केस पॉसिबल है। पहला केस क्या बताया, ऑब्जेक्ट मेरी इन्फिनिटी पे हो। दूसरा केस क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो। तो हम सेकेंड केस की बात कर रहे हैं। सेकेंड केस में क्या देख रहे हैं, जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ये ए बी ऑब्जेक्ट हमने लिया, ए बी, ये कहाँ है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी और पोल के बीच में मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पोजिशन क्या हो जाएगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी और पोल के बीच में मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन है। चलिए इसका इमेज फॉर्मेशन के लिए फिर से वही दो काम करते हैं। एक तो ये कि अगर एक रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू भेजेंगे तो रिटर्न बैक कहाँ करेगा, सेम पाथ पे। तो ये तो जैसे जाएगा सेम उसी पाथ पे रिटर्न बैक हो गया। दूसरा क्या था, अगर एक पैरेलल रे भेजे तो वो पैरेलल रे रिटर्न किस तरह से करेगा, वो थ्रू फोकस रिटर्न करता है। तो एक पैरेलल रे को हमने भेजा जिसे हमने ब्लैक से इंडिकेट किया है और वो थ्रू फोकस मेरा निकल रहा है रे। तो देखिए इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दो जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से मेरा क्या फॉर्मेशन होता है, इमेज का फॉर्मेशन। तो यही पॉइंट है ना वो जहां पे मेरा क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे हम क्या देख रहे हैं, मेरा दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे मेरा रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब मेरा इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, यहीं पे होगा, ठीक है। देखिए यहां जो मेरा इमेज फॉर्मेशन हुआ ए डैश बी डैश, तो वो कहां है, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये क्या हो जाएगा, बिटवीन इमेज का पोजीशन बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, दैट इज कैपिटल एफ, ठीक है। कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं प्रिंसिपल फोकस को। नेक्स्ट इसके बाद क्या कहता है, साइज ऑफ इमेज। देखिए साइज ऑफ इमेज कैसा है, डिमिनिश्ड है ना, छोटा है ना उससे, तो कैसा हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड। साइज ऑफ इमेज कैसा हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। अब आती है बात नेचर की। देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कैसा इमेज मिरर था मेरा, कॉन्वेक्स मिरर था। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये है मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, उसके जस्ट अपोजिट मेरा इमेज बन रहा है, मतलब क्या है, मिरर के बिहाइंड बन रहा है। मिरर के बिहाइंड अगर बन रहा है तो मेरा इमेज कैसा हो जाएगा, वर्चुअल। और कैसा है, वो सीधा ही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें किसी को कोई डाउट अब तो नहीं रह गया होगा। चलिए, तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन था, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों अब हम क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, तो अब हम छोटा सा एक चीज है कि दोनों का हम एग्जांपल देख लेते हैं कि आखिर कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जो हम पढ़ रहे हैं डेली लाइफ में, इसका कहाँ कहाँ यूज है, उसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है, जो मेरा कॉन्केव मिरर है उसका हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च में, सर्च लाइट में हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि जो सर्च लाइट है, जो मेरा टॉर्च है, उसमें वो क्या करना होता है, फोकस करना होता है। मतलब कि सारी लाइट जो निकलती है वो कहीं किसी एक पॉइंट पे जाके कंसंट्रेट करना है। मतलब क्या है, पैरेलल रेज और बीम को मुझे कंसंट्रेशन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्ज करना है। उसको क्या करना है, सारी लाइट्स को एक साथ जाके एक पॉइंट पे कन्वर्ज करना होता है। कन्वर्जिंग नेचर का कौन सा होता है, कॉन्केव मिरर। इसीलिए कहा गया कि टॉर्चेज में और सर्च लाइट में हम क्या यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर का। नेक्स्ट, हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल, सेम वही चीज यहां भी है। हमें क्या करनी है कि जहां मेरा जो मेरा डायरेक्शन ऑफ मूविंग है, उस डायरेक्शन में मुझे क्या चाहिए, लाइट का फुल्ली कंसंट्रेशन चाहिए, ताकि जो ड्राइवर है, जो व्हीकल को रन कर रहा है, उसे वो पाथ जो है वो इजीली से मतलब कि विजिबल हो जाए। इसके लिए क्या चाहिए, वहां एक जो मेरा लाइट है वो एक पाथ पे कंसंट्रेट होना चाहिए, नहीं कि चारों तरफ फैला होना चाहिए। इसीलिए क्या कहा कि जब हमें फिर क्या करनी है, पाथ, लाइट के पाथ को एक कन्वर्ज नेचर का देना है कि ठीक है, इसी एरिया में आपको क्या करनी है, इस एरिया में आपको लाइट को क्या करनी है, इस एरिया में आपको लाइट को देनी है। तो वहां कन्वर्जिंग नेचर के लिए हम किसका यूज करेंगे, कॉन्केव मिरर का। नेक्स्ट कहता है सेविंग मिरर में हम इसका यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं सेविंग मिरर में हम इसलिए इसका यूज करते हैं क्योंकि हमें जो इमेज चाहिए वो इमेज कैसा चाहिए, बड़ा चाहिए। अगर हम अपने फेस को देखें, अगर हम छोटा छोटा अगर दिखेगा तो क्या हम एक ठीक से अपनी सेविंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि हमें जो मेरा फेस है इसका लार्जर इमेज दिखना चाहिए, ताकि हम आसानी से अपनी सेविंग कर सकें। इसीलिए हमने क्या कहा, इस यहाँ पे हमें सेविंग मिरर में इसका यूज करते हैं। और वैसे भी हमने क्या पढ़ा है, जो मेरा कॉन्वेक्स मिरर है उसमें तो हमेशा क्या होता है, हमेशा छोटा इमेज बनता है, या तो वो पॉइंट साइज का बनेगा, नहीं तो डिमिनिश्ड बनेगा। और सोच लीजिए कि आदमी का फेस जब एक छोटे मिरर में अगर हम देखेंगे तो वैसे ही और छोटा हो जाएगा, और उसमें भी और छोटा इमेज कर देगा, तो क्या अपने फेस को पूरी तरह से देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो दाढ़ी में क्या होगा, हम जो अपनी सेविंग करते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं कटिंग वटिंग हो जाएगा। इसीलिए क्या कहा कि सेविंग मिरर में हम कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। तीसरा, सोलर फर्नेसेस में इसका यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो सन रे है वो बहुत ऊपर से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, उसे हमें क्या करना है, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना है। जब हम फोकस करेंगे तभी तो वहां हीट प्रोड्यूस होगा। इसीलिए उस हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करने के लिए हम सोलर फर्नेसेस में कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। उसके बाद बात आती है कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ करते हैं। देखिए, जो मेरा व्हीकल होता है उसका जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर जो होता है जिससे कि पीछे का जो व्यू जो आता है, उसमें हम क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ ये बात आती है कि ठीक है कि हेडलाइट में तो आपने कॉन्केव किया था, लेकिन जो मेरा रियर व्यू इमेज के लिए जो हम मिरर इमेज करते हैं, जो मिरर इस्तेमाल करते हैं, जो मेरा साइड व्यू जो हमें बताता है, उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो मेरे पीछे का जो एरिया है, मेरे पीछे का एरिया, वो मैक्सिमम एरिया ड्राइवर को विजिबल हो जाए। ठीक है, जो ट्रैफिक उसके पीछे हो वो मैक्सिमम एरिया कवर हो जाए। और इसके साथ साथ क्या हो, वो कैसा इमेज देता है, कॉन्वेक्स मिरर सीधा इमेज देता है, वो इन्वर्टेड तो करता नहीं है। इसलिए क्या कहा गया, इरेक्ट इमेज देगा, सीधा इमेज देगा किसी भी गाड़ी का, और साथ में क्या करेगा, और छोटा इमेज भी देगा। जैसे सपोज कर लो, अगर आप एक बाइक से हो और ट्रक को पीछे देखोगे एक छोटे से मिरर में, क्या वो दिखेगा, कॉन्केव में नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप एक कॉन्वेक्स मिरर में देखोगे तो वो जो ट्रक का जो साइज है वो एकदम छोटा हो जाएगा, और वो छोटा आपको इजीली विजिबल हो जाएगा उस कॉन्वेक्स में। इसीलिए कहा गया कि ये लार्ज एरिया कवर करता है, इरेक्ट इमेज देता है, हालांकि उस इमेज को क्या करता है, छोटा करके देता है। ये क्या करता है, हमें सेफ ड्राइविंग में हेल्प करता है। क्या करता है, सेफ ड्राइविंग को पॉसिबल कराता है। इसीलिए हम रियर व्यू में हम जो मिरर इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है।
क्लियर है? आई होप आपको यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर अब क्लियर होगा। चलिए अब आप लोग को बताते हैं मिरर इमेज और मैग्निफिकेशन, ये दो टर्म है। पहले इन दो टर्म को हम केवल डिफाइन कर लें, उसके बाद आपको साइन कन्वेंशन बताएंगे मिरर के लिए, और उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, केवल मिरर इमेज और मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं ये समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो मेरी क्लास होगी उसे आप जरूर अटेंड करें, क्योंकि उस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, साइन कन्वेंशन पहले बताएंगे कि साइन कन्वेंशन क्या है, और उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स जितने भी टाइप के होते हैं रिफ्लेक्शन में, वो सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आपको हम कराएंगे, ताकि आपको कोई ये प्रॉब्लम नहीं हो कि कल हो गया कि हाँ ठीक है रिफ्लेक्शन का मेरा ये न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, ऐसी कोई केस नहीं आपके सामने आएगी। तो याद रहे इस क्लास तक ये मेरी सेकेंड क्लास है फिजिक्स की, इसे आप देख लें। इससे पहले वाला जो क्लास है उसे भी आप देख लें, ये दोनों क्लास देख करके रखें। प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो, मीन्स मैं परसों आपकी क्लास लूंगा रिफ्लेक्शन चैप्टर की, उस पर टोटली न्यूमेरिकल्स की बात होगी। पहले केवल साइन कन्वेंशन बताएंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे चले जाएंगे, तो जरूर अटेंड कीजिएगा। और हाँ, जितना अधिक से अधिक हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे स्प्रेड कीजिए, ताकि सभी बच्चों तक ये चीज़ें पहुंच सके। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको 10th क्लास के एग्जामिनेशन से 2 महीना पहले तक मेरी मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट किया है कि 2 महीना पहले जो आपकी जो फाइनल एग्जामिनेशन होती है उससे पहले आपको 10th की मैथ और साइंस कंप्लीट पढ़ा दी जाए। चलिए हम बात करते हैं मिरर इमेज की, मिरर फार्मूला की। ठीक है, मिरर फार्मूला क्या कहता है, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन 3 क्वांटिटीज। ये 3 क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन देता है। पहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, सेकेंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, एंड तीसरा फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। चलिए अब सबसे पहले वन बाय वन समझ ले। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट जहां हम प्लेस करते हैं वो डिस्टेंस मिरर के पोल से कितनी दूरी पे है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, जो मेरा इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो पोल से कितनी दूरी पे लाई कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस। और फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ हमने क्या पढ़ा है, पोल और अगर सपोज कर लीजिए मेरा एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, यहां अगर मेरा पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल फोकस है, तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है यही डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर होता है। तो क्या कहा, इन तीनों के बीच का एक रिलेशन है, रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, प्रोवाइडेड दे ऑल आर हैविंग द सेम यूनिट। उन सबका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मीटर में है तो तीनों मीटर में होगा, सेंटीमीटर में है तो तीनों सेंटीमीटर में होगा। इन चीज को हम ध्यान देंगे, और जब न्यूमेरिकल्स पे हम आएंगे तब वहां हम देखेंगे कि साइन कन्वेंशन का इसमें कैसे यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको मिरर फॉर्मूला कहता क्या है ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? चलिए तो हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, कि मैग्निफिकेशन क्या है। क्या कहता है, मैग्निफिकेशन वर्ड ही क्या बताता है हमें कि साइज, कोई चीज कितना बड़ा हो गया या कितना छोटा हो गया, उसके साइज में जो डिफरेंसेस है वही क्या होता है, उसकी मैग्निफिकेशन होती है। तो वही चीज कहता है, इट टेल्स अस दैट अप टू विच एक्सटेंट, मतलब किस हद तक, अप टू विच एक्सटेंट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड। जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो मैग्निफाइड हुआ है, किस हद तक मैग्निफाइड हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के साइज के रेस्पेक्ट में। मतलब ऑब्जेक्ट जिस साइज का था उससे वो किस हद तक बड़ा हो गया या किस हद तक छोटा हो गया, यही चीज हमें क्या बताता है, मैग्निफिकेशन। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, वो क्या हो जाएगा, दैट इज हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज को हमने एच डैश से रिप्रेजेंट किया और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने एच से रिप्रेजेंट किया। इसके बाद क्या कहता है, ये हमें एक और रिलेशन देता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को और इमेज के डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी बाई यू। मीन्स वी मेरा क्या था, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और यू मेरा क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो क्या कहता है, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन these two terms, that is the ratio between image distance to the object distance from the pole। अब आप कहेंगे सर यहाँ निगेटिव साइन आपने क्यों लिया, निगेटिव साइन इसलिए लिया, देखिए मैग्निफिकेशन की जब कभी भी हम बात करेंगे तो हम नॉर्मल केस में,
ठीक है, हम कंपेयर तो किसी से भी कर सकते हैं, इमेजिनरी के लिए भी हम कंपेयर कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज के लिए भी कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो हम कंपेयर करते हैं वो किसके बीच में कंपेरिजन होता है? डेली लाइफ में रियल थिंग्स के बीच में कंपेरिजन होता है। वर्चुअल तो हम क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से क्राइटेरिया सेट किए हुए कि ठीक है ये वर्चुअल है तो हम उसमें कंपेरिजन कर सकते हैं। लेकिन डेली लाइफ में क्या होता है, जो हम कंपेरिजन करते हैं वो किस में करते हैं? रियल इमेजेस में करते हैं। और रियल इमेज के लिए अगर इमेज मेरा रियल होगा तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? निगेटिव आएगा। ये जब हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आज की क्लास हम यही रहने देते हैं। आप लोग से केवल एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी ये दोनों वीडियोस को देख करके रखें। मैं डे आफ्टर टुमारो, कल मेरी फिर से एक मैथ्स की क्लास होगी और परसों के दिन मैं क्या करने वाला हूँ, रिफ्लेक्शन चैप्टर में साइन कन्वेंशन बताऊंगा पहले 5 मिनट, और उसके बाद में आपके जितने भी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे डिस्कशन कराऊंगा। तो जितना अधिक से अधिक हो सके इसे स्प्रेड कर दे, सब जगह फैला दे ताकि सभी बच्चों को फायदा हो। कोई ऐसा बच्चा नहीं हो जिसे रिफ्लेक्शन में अगर दिक्कत हो और उसके पास मेरा चैनल ना पहुंच पाए। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप जितना हो सके उतना इसे स्प्रेड कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बस केवल एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उससे मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा। ओके, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।